बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मुस्तफ़ा कमाल के पार्ट 2 में लेक्चर नंबर 2 में आपका खुश आमदीद। मुस्तफ़ा कमाल को मैंने पहले लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने डिटेल के साथ आपको इसका बैकग्राउंड समझाया। फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल को हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी किया, जिसमें हल्की फुल्की रिवीजन के बाद मैं आपको इससे आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। और जिन बच्चों ने मुस्तफ़ा कमाल को पार्ट 2 में ज्वाइन किया है या जो कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस हीरो को अच्छा समझना चाहते हैं तो काइंडली पहले इसका पार्ट 1 स्टार्ट करें। उसका बैकग्राउंड जानना, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप पार्ट 2 में आप इसको अच्छा समझ सकते हैं। तो पार्ट 2 में मैंने आज आपको यहाँ से स्टार्ट करवाना है। मैंने आपको कल यहाँ तक बैकग्राउंड के साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दी थी। यहाँ तक ट्रांसलेशन हमारी हो गई थी। आज मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करवाने से पहले मैं हल्का फुल्का हमने इसमें क्या डिस्कस किया था वो मैं आपको हल्की फुल्की बातों में डिस्कस करूँगा। शुरू में पैराग्राफ में आपको बताया था तुर्की जंग हार गया और अलाइड फोर्सेस जो हैं, ब्रिटिश है, ग्रीक है, फ्रांस है, इनका तुर्की पे कब्ज़ा हो गया। अब की बार जो तुर्की के अंदर सल्तनत है वो तो महमद की या सल्तनत उस्मानिया ही कायम है, लेकिन इस बात पे माहिदा हुआ है, इस बात पे एग्रीमेंट हुआ है, हुकूमत आपकी रहेगी लेकिन आर्डर सारे ब्रिटिश की तरफ से होंगे। सारा निज़ाम में सल्तनत जो है वो महमद ही चलाएगा, उसके मिनिस्टर्स ही चलाएंगे, लेकिन ये मिनिस्टर्स जो कुछ आर्डर ब्रिटिश की तरफ से होगा वही फॉलो करेंगे। इस पैराग्राफ में हमने देखा अब हर चीज़ जो है वो ब्रिटिश के हाई कमीशन के मुताबिक चेंज होती जा रही है। अपनी फोर्सेस जो है वो लगाते जा रहे हैं, सारा कुछ उनके मुताबिक चेंज होता जा रहा है। लेकिन तुर्की के अंदर अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ आर्मी की जो सल्तनत उस्मानिया के जो फ़ौज थी उसमें अभी भी कुछ सिपाही ऐसे हैं जो हार नहीं मान रहे थे। नतीजे में उन्होंने अलाइड फोर्सेस को जगह जगह पे मारना शुरू किया, जगह जगह पे झड़पें होना शुरू हो गई, लड़ाई होना शुरू हो गई। नतीजे में जो अलाइड फोर्सेस थी वो काफ़ी परेशान है, ब्रिटिश वाले काफ़ी परेशान होना शुरू हो गए कि रोज़ बरोज़ की लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। और ये लड़ाइयाँ एनाटोलिया के अंदर मैंने आपको पार्ट 1 में 3 मुख्तलिफ जो इलाके थे वो मैंने आपको बताए थे। अब उनमें से एक एनाटोलिया जहाँ के अंदर जिसमें ये सारी झड़पें हो रही हैं। तो एनाटोलिया के अंदर कोई ऐसा सिपाही जानना चाहिए था जो ऐसा बहादुर हो, सिपा सलार हो, कि जो एनाटोलिया में जाए और जाके वहाँ पे जितने भी रेबल्स हैं उनको जाके पुट डाउन करे, उन रेबल्स को जाके मारे। और सवाल ये था कि ऐसा शख्स कौन हो जो एनाटोलिया में जाके इन रेबल्स को मारे। तब सबकी नज़र मुस्तफ़ा कमाल पे थी। मुस्तफ़ा कमाल जाए और जाके जितने रेबल्स हैं उनको मार दे। मुस्तफ़ा कमाल को एज ए कमांडर के तौर पे भेजा गया ईस्ट एनाटोलिया की तरफ भेजा गया कि जाके और रेबल्स को वो पुट डाउन करे। मुस्तफ़ा कमाल रास्ते में ही जाके ब्रिटिश वालों को शक हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल की कुछ एक्टिविटीज़ उन्हें पता चली, जिसके नतीजे में उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल की शिप को रोकने का हुक्म दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मुस्तफ़ा कमाल बजाय उन रेबल्स को मारने के उनके साथ मिल गया था, क्योंकि ये उसी की फ़ौज के आदमी थे। मुस्तफ़ा कमाल उसी फ़ौज का सिपा सलार भी था। अपनी फ़ौज वालों को वो कैसे मार सकता था? उस्मानिया फ़ौज जो थी ये उसी का सिपा सलार था। उस्मानिया फ़ौज के ही कुछ जो रेबल्स थे, कुछ बागी थे, वो तुर्की के जो सिपाही थे वो बरतानिया की फ़ौज के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे। मुस्तफ़ा कमाल बजाय उनको मारने के उन्हीं के साथ मिल गया। और जब ये खबरें ब्रिटिश वालों को पता चली तो ब्रिटिश वालों ने मुस्तफ़ा कमाल को वापस आने का ऑर्डर किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मुस्तफ़ा कमाल उनके साथ मिल चुका था। यहाँ तक बट इट वाज टू लेट तक हमने रीड कर लिया। आज मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा ट्रांसलेशन। और मैंने आपसे पार्ट 1 में भी रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरी बुक की तरफ ना देखें, आप इस बुक की तरफ देख के नहीं सुनेंगे, बल्कि आपके पास अपनी बुक होगी। जो वर्ड्स मैं बताता जा रहा हूँ आपको पता है मैंने जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए हैं साथ में मीनिंग बताता हूँ, आप काइंडली अपनी बुक पे फॉलो करें। जो वर्ड आपको नहीं आएगा, अगर आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी करना चाहते हैं तो अपनी बुक से फॉलो करें। जो वर्ड आपको मुश्किल लगता है आप चाहे उर्दू में चाहे आप उसके इंग्लिश में आप उसके मीनिंग ऊपर नोट करते जाएं। यही वर्ड आपके पेपर में भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, यही वर्ड आपके पेपर में भी रिपीट होते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ तक जब मुस्तफ़ा कमाल
को रोकना उनके लिए बेबस हो गया, वो बहुत लेट हो चुके थे। अच्छा, आप देखना, ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बतानी ज़रूरी है कि जब भी ब्रिटिश वालों का देखें कि जब भी ब्रिटिश वालों का ज़ोर नहीं चलेगा, आप मुस्तफ़ा कमाल पे तो ज़ोर चल नहीं सकता, वो तो कब कब का उनके साथ जाके मिल गया। तो जब इनका बस नहीं चलेगा तो जो बंदा इनके हाथ में है उसी को ये सज़ा देंगे। कौन इनके हाथ में? महमद है। महमद के साथ जो उसके अफराद हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो ब्रिटिश वालों की है, गवर्नमेंट तो अलाइड फोर्सेस ने मिल के बनाई है। और सज़ा देंगे तो तुर्की को सज़ा देंगे, सज़ा देंगे तो तुर्की के अंदर जो महमद है उसको सज़ा देंगे। मुस्तफ़ा कमाल पे ज़ोर चलना नहीं इनका, इन्होंने तुर्की को सज़ा देनी है। क्या सज़ा देनी है तो वो हम ट्रांसलेशन में आप जब भी आप देखेंगे तुर्कों की तरफ ही सज़ा देंगे, तो ये तुर्की को सज़ा ही देंगे और ये इसके साथ साथ महमद की तरफ सज़ा देंगे। अब की बार जब मुस्तफ़ा कमाल ने उनका आर्डर नहीं माना, मुस्तफ़ा कमाल दूसरी तरफ चला गया, तो इन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने सज़ा दिया, तो मैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ। आपने इस बात को माइंड में रखना है। वेरी सेम डे, उसी दिन जिस दिन उन्हें पता चला कि मुस्तफ़ा कमाल जो है उनके साथ मिल गया, शिप रोकने की कोशिश की, लेकिन इट वाज टू लेट। ये आप लास्ट में देखें ट्रांसलेशन, इट वाज टू लेट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। द वेरी सेम डे उसी दिन, इट बिकेम क्लियर, तो ये क्लियर हो गया, ये वाज़ेह हो गया, बियॉन्ड ऑल डाउट। बियॉन्ड कहते हैं फार अवे को, बहुत दूर, शक से बाला तर हो जाना, ऑल डाउट, सब शक सारे साफ हो गए, बियॉन्ड ऑल डाउट, शक से बाला तर होके ये सब को उसी दिन ज़ाहिर हो गया। इट बिकेम क्लियर, ये ज़ाहिर हो गया, ये वाज़ेह हो गया, डैट के एलाइज हैड कंडेम्ड द ओटोमन एम्पायर। कंडेम्ड कहते हैं डेमोस्ट्रेट को, कंडेम्ड कहते हैं वार्न करने को, मलामत करना, लानत करना, मलामत करना, बुरा भला कहना। अब एलाइज ने ओटोमन एम्पायर जो सल्तनत उस्मानिया थी उसको उन्होंने बुरा भला कहा, उसको उन्होंने मलामत की है, उसको उन्होंने तरह तरह की बातें सुनाई हैं। क्यों सुनाई हैं आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल ने क्या हरकत की है। और मुस्तफ़ा कमाल चूँकि ओटोमन एम्पायर का ही सिपा सलार था, अब जिस पे ज़ोर चलना है उन्होंने उन्हीं को जाके बताना है। तो कंडेम्ड आपको बताया, वार्न करना, डेमोस्ट्रेट करना, लानत करना, मलामत करना, धमकी देना। ओटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया को उन्होंने लानत मलामत की, टू बी पार्टीशनड। और क्या किया उन्होंने? पार्टीशन कहते हैं अलग कर देना, सेपरेट कर देना, टू द वेरी वॉल्स ऑफ इस्तांबुल। और नतीजे के तौर पर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने पार्टीशन कर दी, इसकी पार्टीशन उन्होंने इसे डिवाइड कर दिया, उन्होंने इसे सेपरेट कर दिया। वेरी वॉल्स ऑफ इस्तांबुल, वाल्स दीवारों तक, इस्तांबुल जो तुर्की का दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है, इस्तांबुल की दीवारों तक उन्होंने इसके टुकड़े कर दिए, उन्होंने इसे बखरे कर दिया, उन्होंने इसे अलग कर दिया, उन्होंने इसे टुकड़े किए। किस तरह टुकड़े किए? ऑन द 15th ऑफ मई, 15 मई को, द एडमिरल ऑफ द ब्रिटिश मेडिटेरेनियन फ्लीट। अब याद रखना, जब भी इनका जोर नहीं चलेगा, जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी देखेंगे जो मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से जो उन्हें तकलीफ़ देगी, महमद को उन्होंने सुनानी है, महमद की जो गवर्नमेंट को सुनानी है, और तुर्की को उन्होंने टुकड़े टुकड़े करना है, तुर्की को उन्होंने डिवाइड करना है। अब की बात जो तुर्की में डिवीजन की बारी है वो इस्तांबुल की बारी आई है, ठीक है। इस्तांबुल के अंदर मुख्तलिफ इलाकों को इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। कैसे डिवाइड किया आप नेक्स्ट लाइन में देखें। ऑन द 15th ऑफ मई, 15 मई को, द एडमिरल ऑफ द ब्रिटिश मेडिटेरेनियन फ्लीट। एडमिरल जो होता है, जो हाई ऑफिसर होता है, जो अमीर होता है, जो आप ऐसे कह लो कि जो सरदार होता है, जो हेड होता है ऑफ ब्रिटिश मेडिटेरेनियन फ्लीट। मेडिटेरेनियन समंदर का नाम है ये, बहिरा रूम इसे उर्दू में कहते हैं। मेडिटेरेनियन फ्लीट कहते हैं जो कलेक्शन ऑफ शिप्स होता है, जो बहरी बेड़ा हो, जो बहरी जहाज़ हो बेशुमार तादाद में, वो फ्लीट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए क्राउड होता है, क्राउड में बेशुमार लोग होते हैं, बेशुमार अफराद होते हैं, वो हम क्राउड कहते हैं। ऐसे फ्लीट जो होता है वो क्राउड होता है, लेकिन किसका क्राउड होता है? ये जो शिप्स होते हैं, जहाज़ों का, एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उनका क्राउड है ये। अब जो ब्रिटिश जो फ्लीट थे मेडिटेरेनियन सी के अंदर, बहरा रूम के अंदर, जो ब्रिटिश शिप्स जो थे, उनका जो एडमिरल था, उनका जो अमीर था, उनका जो हेड था, उसने क्या किया? इन्फॉर्म्ड, उसने इतला दी द ओटोमन गवर्नर ऑफ इजमीर। ओटोमन गवर्नर, उस्मानिया सल्तनत, ओटोमन हमने पीछे ऊपर पढ़ चुके हैं बेशुमार दफ़ा,
ये वर्ड रिपीट हुआ है। ओटोमन का मतलब है उस्मानिया सल्तनत जो है, ओटोमन गवर्नर, उस्मानिया सल्तनत का जो गवर्नर था उन्होंने से इन्फॉर्म किया, एडमिरल ने इन्फॉर्म किया। क्या इन्फॉर्म किया? और ये ओटोमन गवर्नर इज़मीर का था। इज़मीर तुर्की का ही जो शहर है उसी का नाम है। अब इज़मीर के अंदर जो ओटोमन गवर्नर था, उस्मानिया सल्तनत का जो गवर्नर था, एडमिरल ने उसे इन्फॉर्म किया। क्या इन्फॉर्म किया? डैट दिस ग्रेट सी पोर्ट, ये जो सी पोर्ट जिसमें अभी सल्तनत उस्मानिया के सिपाही थे, जिसमें अभी ओटोमन गवर्नर था, अब इस सी पोर्ट को, इस बंदरगाह को, एंड द रिच प्रोविंस ऑफ इडीन, इडीन का जो रिच प्रोविंस है, रिच कहते हैं फर्टाइल, प्रोविंस कहते हैं सूबे को, जो जरखेज सूबा था, जो फर्टाइल प्रोविंस था, जो जरखेज सूबा इडीन का, और इसके साथ साथ दूसरा कौन सा आपको बताया? इज़मीर का। ये दोनों जो हैं वर टू बी ऑक्युपाइड बाय ग्रीक्स। इन दोनों पे ऑक्युपाई कहते हैं पोजेस होना, कब्जा होना। अब जो इन दोनों पे, किस पे? इज़मीर पे भी ये एडमिरल इन्फॉर्म कर रहा है ओटोमन गवर्नर को। क्या इन्फॉर्म कर रहा है? कि इज़मीर भी आपका और इडीन जो रिच प्रोविंस है, ये दोनों जो हैं ऑक्युपाइड बाय ग्रीक्स, ये ग्रीक्स को दिए जा रहे हैं। इन पे आज से ग्रीक्स का कब्जा होगा। ब्रिटिश वालों ने सज़ा देनी है। मुस्तफ़ा कमाल क्यों जाके उनके साथ मिल गया? तो शायद मुस्तफ़ा कमाल को इस बात से तकलीफ़ हो, शायद महमद को इस बात से तकलीफ़ हो, शायद तुर्की वालों को इस बात से तकलीफ़ हो। इसी तकलीफ़ को महसूस करवाने के लिए उन्होंने क्या किया? एडीन और इसके साथ साथ इज़मीर जो था, इन दोनों प्रोविंस को उन्होंने ग्रीक्स के हवाले कर दिया। अब ये एडमिरल इन्फॉर्म कर रहा है गवर्नर को, द ऑटोमन ट्रूप्स, ट्रूप्स जो सोल्जर्स थे, उस्मानिया सल्तनत के जो फौजी थे, क्योंकि अब इन दोनों इलाकों में, इज़मीर में भी और एडीन में भी, आइडन में भी ओटोमन अम्पायर्स को निकाल देना, क्योंकि अब ये ग्रीक्स के पास चला गया था। तो ओटोमन ट्रूप्स जो थे, जो सल्तनत उस्मानिया के जो सिपाही हैं, वर हरीडली क्विकली, फास्टली, फ़ौरन से विड्रा कर दिया उन्होंने। विड्रा करना, निकालना। इमर्ज आउट, बाहर निकाल दिया गया ट्रूप्स को। जितने सल्तनत उस्मानिया के जो फौजी थे उन्हें इन दोनों जगहों से निकाल दिया गया इनटू बैरक्स। बैरक्स कहते हैं जो सिपाहियों के रूम्स होते हैं। बैरक्स कहते हैं बिल्डिंग्स फॉर ट्रूप्स, ऐसी बिल्डिंग जो ट्रूप्स के लिए बनी हो, जो सोल्जर्स के लिए बनी हो। बैरक होते हैं जो फौजी छावनी के जो घर बने होते हैं, जहाँ पे फ़ौज की रिहाइश होती है, उनको बैरक्स कहते हैं। उन रूम्स को जिस रूम में फ़ौजी ठहरे होते हैं, आराम वगैरह करते हैं, सोते हैं। अब क्योंकि इज़मीर पे तब तक उस्मानिया सल्तनत के फ़ौजी थे, आइडिन पे तब तक उस्मानिया सल्तनत के फ़ौजी थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों में से जो इज़मीर में भी और इसके साथ साथ आइडन में भी, इन दोनों में उन्होंने क्या किया? ग्रीक्स वालों को हवाले कर दिया, और ग्रीक्स वालों ने ट्रूप्स को उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। हरीडली विड्रॉन, उनको निकाल दिया गया, फ़ौरन से उन्हें भेज दिया गया बैरक्स में, जाए अपने अपने रूम में वापस जाएं। एंड द ग्रीक्स मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन जो ग्रीक्स कैपिटल से, जो ग्रीक का जो कैपिटल, जो ग्रीक सिटी है, द क्रॉस। अब ग्रीक मेट्रोपॉलिटन, ग्रीक्स के जो कैपिटल वाले थे, ग्रीक्स के जो पीपल थे, रेज्ड, उन्होंने ऊंचा किया द क्रॉस। ये जो क्रॉस साइन होता है, आपको पता है जो साइन होगा, ये क्रॉस साइन है। इस क्रॉस वाले साइन का उनका झंडा था, जो ग्रीक्स वालों का। अब जैसे उन्होंने उस्मानिया सल्तनत के सिपाहियों को अपने बैरक्स में वापस भेज दिया, ग्रीक्स का इन दोनों प्रोविंस पे कब्जा हुआ, तो ग्रीक्स जो मेट्रोपॉलिटन थे, ग्रीक्स पुलिस जो थी, ग्रीक्स के जो पीपल थे, ग्रीक्स के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया? रेज्ड, उन्होंने रेज किया, ऊंचा किया द क्रॉस, अपने क्रॉस वाले झंडे को उन्होंने ऊंचा किया। एज द फर्स्ट ग्रीक्स, एज द फर्स्ट ग्रीक, जैसे ही पहला जो यूनानी था सोल्जर्स, जैसे ही पहले यूनानी जो सिपाही थे डिसएम्बार्क्ड, डिसएम्बार्क कहते हैं डिसेंड को, DESCEND, डिसेंड कहते हैं नीचे उतरने को, डिसएम्बार्क कहते हैं गेट डाउन फ्रॉम शिप। अब जैसे ही ग्रीक सोल्जर्स, पहला सोल्जर ही शिप से नीचे उतरा, जो ग्रीक मेट्रोपॉलिटन थे, जो ग्रीक पुलिस थी, ग्रीक सोल्जर जो थे, उन्होंने अपने क्रॉस वाला झंडा ऊपर किया, और जो सल्तनत उस्मानिया का झंडा था उसे उतार दिया गया। और ये बताने के लिए आज से ये क्रॉस वाला झंडा लगेगा, क्योंकि इस जगह पे ग्रीक्स वालों का कब्जा हो गया। इन्होंने ये क्रॉस वाला साइन रेज किया,
जैसे ही ग्रीक का सोल्जर, सबसे पहला सोल्जर शिप से नीचे उतरा, तब ये क्रॉस का साइन ऊंचा कर दिया गया, लोगों को बताने के लिए कि आज से इन दोनों जगहों पे ग्रीक्स का कब्जा हो गया। ठीक है, उम्मीद है मैं डिटेल तो ले लिया थोड़ी सी, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को जो पैराग्राफ है समझ आ चुका होगा। टर्किश पैट्रियार्ट्स, टू ऑल टर्किश पैट्रियार्ट्स, टर्किश तुर्की वाले पैट्रियार्ट्स कहते हैं जो लवर्स ऑफ कंट्री हैं, जो तुर्की के मुहब्बे वतन हैं। दीज इवेंट्स मीन, दीज इवेंट्स, जो इवेंट आपने यहाँ पे पढ़ा है, आइडीन उनका और उसके साथ साथ इजमीर दोनों ग्रीक से पास चले गए हैं। थोड़े थोड़े करके आप देखोगे कि कैसे जो तुर्की के वो टुकड़े करते जा रहे हैं। अभी इस्तंबुल की बारी थी, अब ये जो इवेंट्स है, जिन इवेंट्स में तुर्की को टुकड़े किया गया, दीज इवेंट्स मीन, इन इवेंट्स का, इन वाक़यात का, इन इंसिडेंट्स का मतलब डैट के देयर वाज ओनली वन पॉलिसी टू बी परसूड। परसूड कहते हैं चेज्ड, परसूड कहते हैं एक्टेड, पीछा करना, चेज करना किसी को। अब उनके पास एक ही पॉलिसी थी, एक ही रद्द-ए-अमल था, एक ही काम था जिनको वो फॉलो कर सकते थे। इवन दोज मोस्ट फ्रेंडली टू द एलाइज, अब वो लोग भी जो बड़े एलाइज के साथ, इत्तेहादी फौजों के साथ बड़े फ्रेंडली थे, बड़े दोस्ताना थे, वर इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड एंग्री, रेज, RAGE रेज, वो गुस्सा हो गए बाय दिस फॉरेन ऑक्यूपेशन, कि कैसे फॉरेन कहते हैं जो गैर मुल्की, ऑक्यूपेशन कहते हैं कब्जे को, ओनरशिप को। अब क्यों उन्होंने गैर मुल्की कब्जा, इस गैर मुल्की कब्जे पे वो लोग भी जो एलाइज के दोस्त थे वो भी इस बात पे बड़े गुस्सा हुए। ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट इसेंशियल टर्किश ऑफ दियर प्रोविंसेस, क्यों, हमारा ये सबसे रिचेस्ट, सबसे अमीर, सबसे जरखेज और मोस्ट एसेंशियल इंपॉर्टेंट जो अहम सिटी था तुर्की का प्रोविंस सूबों में से, ये ग्रीक्स वालों के हवाले क्यों कर दिए गए हैं। इस पे जो पैट्रियार्ट्स थे, जो बेवतन थे, और वो लोग भी जो एलाइज फोर्सेस के जो फ्रेंड थे, वो भी बड़े गुस्से हो गए। टर्किश पैट्रियोटिज्म, तुर्की की जो पैट्रियोटिज्म, मुहब्बे वतनी जो है, लव फॉर हिज कंट्री, लव फॉर दियर कंट्री, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार जो था, वाज नो लॉन्गर वेग, वेग अनक्लियर, मुबहम होना, गैर वाज़ेह होना। अब जब उन्होंने देखा कि हमारी आंखों के सामने अलाइड फोर्सेस जो है ये हमारे मुल्क के, तुर्की के, इस्तंबुल के टुकड़े कर रही हैं, अब की बार तुर्किश पैट्रियोटिज्म जो तुर्कों की मुहब्बे वतन थी, वो वाज नो लॉन्गर वेग, वाज नो लॉन्गर अनक्लियर, वो गैर मुहब्बत नहीं रही, अनक्लियर नहीं रही, गैर वाज़ेह नहीं रही, एंड अनडिसाइडेड, और उन्हें डिसाइड भी करना शुरू किया, वो फैसला भी उन्होंने करना शुरू कर दिया कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। इट वाज अ फ्लेम, ये एक आग थी, बर्निंग, जो जल रही थी, इन द हार्ट्स ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल क्लासेस, मैन, आदमियों और औरतों में ये एक आग थी जो आदमियों और औरतों में जल रही थी, ऑफ ऑल क्लासेस, चाहे वो छोटी क्लास का, चाहे वो बड़ी क्लास का, चाहे वो निचले तबके का, चाहे वो ऊंचे तबके का, उनके दिलों में आग जल रही थी। आ फ्लेम ऑफ इंडिग्नेशन, एक फ्लेम, एक ऐसा आग, इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन एंगर वाली, गमो गुस्से वाली, इंडिग्नेशन एंगर है, रेज है, गुस्सा, नॉट ऑफ हेट्रेड, ये आग गुस्से की थी, नॉट ऑफ हेट्रेड, ये नफरत की आग नहीं थी। इवन ड्यूरिंग द क्रूअल वार्स, हत्ता के ड्यूरिंग द क्रूअल वार्स, जालमाना जंगों में, शदीद जंगों में भी, द टर्किश एंड द ग्रीक्स नेवर हेटेड ईच अदर, जितनी नफरत अब हुई थी अपनी आंखों के सामने अपने मुल्क के टुकड़े जो देख के, जो नफरत अब उनके दिल में हुई थी, क्रूअल वार्स में भी, जालमाना जंगों में भी तुर्की और ग्रीक्स की आपस में इतनी नफरत पहले नहीं हुई थी। नेवर हेटेड ईच अदर, पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को इतना हेट नहीं किया था। एंड अमंग द ग्रीक्स, और ग्रीक्स के लिए, अमंग द ग्रीक्स, अमंग कहते हैं दरमियान को, दरमियान जो दो के ज़्यादा दरमियान होता है, ठीक है, बिटवीन अहमद एंड अली, अहमद और अली दो हैं, लेकिन अमंग है, अमंग स्टूडेंट्स, ज़्यादा के दरमियान कंपैरिजन जो होता है वो अमंग यूज़ होता है, जब दो के दरमियान कंपैरिजन होता है तो ये बिटवीन के लिए होता है। एंड अमंग द ग्रीक्स, और जो ग्रीक्स जो यूनानी थे उनके दरमियान देयर वाज लिटल इंथ्यूसिज्म, इंथ्यूसिज्म एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। अब ग्रीक्स की बात करें, तुर्की वालों की बात करें तो उनके दिल में शदीद गुस्सा है, ग्रीक्स की बात करें तो उनके दिल में एक्साइट थोड़ी सी उनके दिल में एंथोसिज्म था, एक्साइटमेंट थी,
जोश था उनके दिल में, नई जगह पे जाएंगे, नई प्लेस होगी, अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके आए वगैरह वगैरह। अब उनके दिल में एक्साइटमेंट है, जबकि तुर्की वाले उनको हेट कर रहे हैं फॉर द एनाटोलियन एडवेंचर जो उनकी एनाटोलियन ट्रैवलिंग थी, उसकी तरफ एनाटोलिया की तरफ जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, उसके लिए उनके लिए बड़ा एक्साइटमेंट था ग्रीक्स वालों के दिल में। अब मैग्निफिशेंट अ वंडरफुल अ ग्रेट ग्रीक रॉयलिस्ट ऑफिसर, रॉयलिस्ट जो रॉयल जो शाही होता है, जो किंग के घराने से होता है, ऑफिसर शाही अफसर जो था, जो जिसका तल्लक ग्रीक से था, बड़ा ग्रेट ऑफिसर जो था, आईऑन मेटाकास जिसका नाम था, एक ग्रीक जो कि ऑफिसर था, प्रोटेस्टेड, उसने प्रोटेस्ट किया, उसने एहतजाज किया, स्ट्रांगली शदीद एहतजाज किया टू हिज गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट से उसने शदीद एहतजाज किया कि ये आप अनफेयर है, किसी के मुल्क के टुकड़े करना ये एक अनफेयर हरकत है। उसने इस बात पे शदीद एहतजाज किया, बट द इन्वेजन कंटिन्यूड, लेकिन जो इन्वेजन जो अटैक था, जो एंट्री थी ग्रीक्स की, कंटिन्यूड, वो जारी रही। गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं पड़ा, टुकड़े किए हैं तो किए हैं, ग्रीक्स को दिया तो अब ग्रीक्स के हवाले है। अब इस बात पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी टस से मस ना हुई। इन अ हैवी स्टॉर्म, ये तो एक तरफ का हालात हो गए तुर्की के अंदर, जबकि दूसरी तरफ हालात देखते हैं मुस्तफ़ा कमाल की तरफ। इन अ हैवी स्टॉर्म, हैवी शदीद स्टॉर्म तूफ़ान, मुस्तफ़ा कमाल स्मॉल शिप, मुस्तफ़ा कमाल की जो छोटी सी कश्ती थी, स्टैगर्ड टुवर्ड द लैंडिंग स्टेट, स्टैगर्ड वूबल लर्च, स्टैगर लड़खड़ाने को कहते हैं, डगमगाने को कहते हैं, WOBBLELURCH लर्च, वुबल, डगमगाना, लड़खड़ाना, लड़खड़ाती हुई, डगमगाती हुई मुस्तफ़ा कमाल की छोटी सी जो कश्ती थी, टुवर्ड्स द लैंडिंग स्टेज एट सैमसन में वो लैंड करती जा रही थी, ऑन द कास्ट ऑफ एनाटोलिया, एनाटोलिया के कास्ट साहिल समंदर में उसकी कश्ती जो थी वो छोटी सी डगमगाती हुई एनाटोलिया के साहिल पे पहुंच गई। एट अमीज़ा ही मेट अलीफात, वेयर डिड मुस्तफ़ा कमाल मीट अलीफात, क्वेश्चन आता होता है अलीफात कौन था, हु वाज अलीफात, और वेयर डिड मुस्तफ़ा कमाल मीट अलीफात, और दोनों के क्वेश्चन के आंसर है कहाँ पे मिला, एट अमीज़ा, अमीज़ा के मुकाम पे वो अलीफात से मिला। हु वाज अलीफात, द कमांडर ऑफ ए स्मॉल आर्मी, एक छोटी सी आर्मी का ये कमांडर था। कार्प्स कहते हैं फौजी दस्ते को, जो फौज का दस्ता होता है उसे कहते हैं कार्प्स। मुस्तफ़ा कमाल अलीफात से मिला, अलीफात कौन था, जो कि छोटी सी आर्मी का, छोटी से फौजी दस्ते वाली आर्मी का ये एक ऑफिसर था, कमांडर था। सेंटर मरकज़ किया हुआ था, इसने स्टे किया हुआ था, और अनकरा, अब ये अनकरा में रुका हुआ था। एंड एट अ सीक्रेट मीटिंग, और ये पैराग्राफ आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इस पैराग्राफ को याद रखें, गौर से सुने, ये पैराग्राफ आपको बहुत से क्वेश्चन को कवर करने में मदद देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मुस्तफ़ा कमाल की कश्ती अमीज़ा के मुकाम पे आके एनाटोलिया में आके रुकी, अमीज़ा में वो अलीफात से मिला, फिर उसके बाद अलीफात जो स्मॉल आर्मी का कमांडर था, अनकरा में था, और एट अ सीक्रेट मीटिंग उसने खुफिया मुलाकात ऑफ द पेट्रियाट्स, मुहिब वतनों की एक खुफिया मुलाकात, उसने मुहिब वतन जो थे, जो अपने मुल्क के लिए जान देने पे राज़ी थे, उनके साथ उसने खुफिया मुलाकात की। ही स्केच्ड आउट, उसने स्केच्ड आउट, मैप्ड आउट, उसने मैप किया, उसने बनाया। ही स्केच्ड आउट मीन मेड, उसने बनाया, उसने मैप्ड आउट, MAPPED, मैप्ड आउट हिज प्लान ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्ट कहते हैं स्टॉप करने को, मुजामत करने को, ऑब्स्ट्रक्ट करने को, हर्डल डालने को, रुकावट डालने को। अब मुजामत का उसने प्लान बताया। व्हाट वाज द प्लान ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाई डिड मुस्तफ़ा कमाल, व्हाई मेहमत ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू कॉन्स्टेंटिनोपल, टू रिटर्न टू इस्तांबुल। बहुत से क्वेश्चन कवर करेगा, ठीक है। आप इतना याद रख लें, मुस्तफ़ा कमाल की एक्टिविटीज़ एनाटोलिया के अंदर क्या थी। एक क्वेश्चन हो जाता है, मुस्तफ़ा कमाल को क्यों वापस ऑर्डर हुआ, मुस्तफ़ा कमाल को मेहमत ने क्यों वापस बुलाया। दूसरा क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा कमाल ने क्या प्लान स्केच आउट किया, प्लान उसका रेजिस्टेंस प्लान क्या था, मुस्तफ़ा कमाल की कौन सी एक्टिविटीज़ एनाटोलिया के अंदर शुरू हुई, वगैरह वगैरह। ऐसे 4, 5, 6 क्वेश्चन आपके कवर होंगे इसी पैराग्राफ के अंदर, जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आते होते हैं। आप इस पैराग्राफ को याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और लाजमी इस पैराग्राफ से पेपर में क्वेश्चन लाजमी रिपीट होता है।
अब इस पैराग्राफ को आप गौर से सुने, जो जो बातें आपको मैंने बताई हैं। पैट्रियाट्स के साथ मिलकर उसने क्या किया, एक मीटिंग की, उसने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उसने एक प्लान, रेजिस्टेंस का प्लान, हाउ टू स्टॉप अलाइड फोर्सेस, ये प्लान जो था उसका उसने स्केच आउट किया, उसने मैप्ड आउट किया, उसने मेड बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे उसने क्या प्लान बनाया, स्टेप बाय स्टेप उसके प्लान सुनते जाए। प्लान नंबर 1 क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गोरिल्ला बैंड्स मस्ट होल्ड अप द ग्रीक्स, एक गोरिल्ला बैंड बनाएंगे हम, गोरिल्ला आर्मी बनाएंगे, मस्ट होल्ड अप द ग्रीक्स, जो कि ग्रीक्स वालों को रोकेगी। पहला प्लान उसका कि गोरिल्ला फौज बनानी है, मैंने नंबर 1 दिया वैसे, ठीक है। दूसरा प्लान, पहला कि गोरिल्ला फौज बनेगी उसकी, गोरिल्ला बैंड बनेगा उसका, बैंड कहते हैं ग्रुप को, आर्मी को, गोरिल्ला बैंड बनेगा, एक प्लान। दूसरा प्लान, एंड कवर्ड बाय दीज इरेगुलर्स, रेगुलर कहते हैं जो बाकायदा होते हैं, और इरेगुलर्स जो हो गया जो बेकायदा। इरेगुलर्स ये एक जगह पे नहीं होंगे कि आप ये देखिए रेगुलर हो गया कि आप ये सारे रेगुलर हैं, नहीं, इरेगुलर्स एक इधर, एक इस इलाके में, एक इस इलाके में, एक इस इलाके में, अब ऐसे करके ये इरेगुलर्स होंगे ये सारे। लेकिन अगर हम ऐसे एक तरतीब में रखते हैं ना, तो ये सारे रेगुलर हैं, ठीक है। रेगुलर जो एक जगह पे हों, लेकिन इरेगुलर जो मुख्तलिफ जगह पे स्प्रेड हुए भी हों। वो कहता है कि पहले तो हमने गोरिल्ला बैंड बनानी है, गोरिल्ला फौज बनानी है, एंड कवर्ड बाय दीज इरेगुलर्स, और इन इरेगुलर्स को कवर किए हुए, इन इरेगुलर जो गोरिल्ला बॉन्ड आप बनाएंगे, जो गोरिल्ला बैंड आप बनाएंगे, इन इरेगुलर्स को, इन फौजियों को, इन गोरिल्ला फौज को कवर किए हुए, द पैट्रियाट्स मस्ट बिल्ड अप द नेशनल आर्मी। दूसरी आप है नेशनल आर्मी, एक तो गोरिल्ला फौज बनेगी, दूसरी बिल्ड अप द नेशनल आर्मी, हमारी खुद की आर्मी बनेगी। एक तो मेहमद की आर्मी है, लेकिन हमने मेहमद को नहीं कुछ भी कहना, मेहमद की अपनी आर्मी है क्योंकि वो ब्रिटिश के अंडर है, लेकिन हमारी एक नेशनल आर्मी होगी। दूसरा उसका प्लान है, ही बिल्ट अप द नेशनल आर्मी, उसने अपनी एक नेशनल आर्मी बनाई, बट विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द मेहमद फॉर, हम मेहमद से कोई हेल्प नहीं लेंगे, और एनी वन एट इस्तंबुल, या इस्तंबुल में भी किसी से कोई हेल्प नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि एज द सुल्तान, हमारा जो सुल्तान है, हमारा जो बादशाह, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमारी जो गवर्नमेंट है इस्तंबुल के अंदर, आर इन एनिमी हैंड्स, वो एनिमी दुश्मन के हाथों में है। वी मस्ट सेट अप सम टेम्परेरी गवर्नमेंट इन एनाटोलिया। तीसरा उसका प्लान था कि हमने एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, हमने आरजी सी गवर्नमेंट बनानी है एनाटोलिया के अंदर, एक आरजी सी गवर्नमेंट हमारी बनेगी एनाटोलिया के अंदर। ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात को जारी रखा। 3 बातें आप याद रख ले, पहली बात उसने गोरिल्ला को बताया, दूसरी बात उसने नेशनल आर्मी का बताया, तीसरी बात उसने टेम्परेरी गवर्नमेंट का कहा, हमारी एक टेम्परेरी गवर्नमेंट होगी ये वाली एनाटोलिया के अंदर। ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात को जारी रखा। कांग्रेस एक मीटिंग, कांग्रेस कहते हैं इजलास को, कांग्रेस कहते हैं मीटिंग को, कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स, मीटिंग होगी डेलीगेट्स मैसेंजर्स की, जो मैसेज लाएंगे, जो पैट्रियाट्स हमारे होंगे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो हमारे वफ्द होंगे, उनकी एक मीटिंग होगी टू रिप्रेजेंट, जो कि नुमाइंदगी करेगी द रियल फ्री टर्की, आज़ाद तुर्की की जो नुमाइंदगी करेगी, टू बी कॉल्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है। हमने पैट्रियाट्स पे मुश्तमिल एक मीटिंग रखनी है, एक मीटिंग हमारी होगी जो कि आज़ाद तुर्की की नुमाइंदगी करेगी। इसका चौथा प्लान है, मीनवाइल, इस दौरान मुस्तफ़ा कमाल सेट आउट टू टूर द विलेजेस। ये 4 बातें उसने करने के बाद, ये चारों बातों को पॉइंट आउट करने के बाद उसने क्या किया, टूर द विलेजेस, गाँव का उसने दौरे किए, गाँव की तरफ उसने टूर किया। प्रीचिंग रेजिस्टेंस, प्रीचिंग स्पीकिंग, प्रीच कहते हैं तबलीग करने को, अब ये तबलीग क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस, अब विलेजेस की तरफ जा रहा है, गाँव वालों को इकट्ठा कर रहा है, जितने वतन उनको इकट्ठा कर रहा है, उनको जाके प्रीच कर रहा है रेजिस्टेंस स्टॉप करने, कैसे हम ग्रीक्स को स्टॉप करेंगे, कैसे हम ब्रिटिश वालों को स्टॉप करेंगे, कैसे हम फ्रांस को स्टॉप करेंगे। एंड इन एवरी प्लेस, और हर जगह पे, जिस जगह पे भी वो जाता, अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर आता। नुमाइंदा मुकर्रर करने की वजह क्या कि आप किस एक जगह पे जाता है, आप इस विलेज में गया है तो यहाँ पे उसने अपना एक
ख़ास बंदा उसने बनाना है। अब ये ख़ास बंदा मुस्तफ़ा कमाल को रिपोर्ट करेगा, ये सारे विलेज वाले तो रिपोर्ट कर नहीं सकते। ये जो इसने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है ये आके मुस्तफ़ा कमाल को रिपोर्ट करेगा। इसी तरह ये नेक्स्ट विलेज में चला जाएगा, यहाँ पे जाके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा। फिर इसी तरह ये मुस्तफ़ा कमाल को रिपोर्ट करेगा, फिर नेक्स्ट विलेज में चला जाएगा, वो इसमें यहाँ पे उसने एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। फिर किसी बात पे अगर रिपोर्ट करनी है तो ये मुस्तफ़ा कमाल की तरफ आएगा। तो ये तीनों जो है जिस जिस जगह पे जाता जा रहा था, अपने नुमाइंदगी छोड़ते जा रहा था, वो नुमाइंदे मुस्तफ़ा कमाल को रिपोर्ट करेंगे। ये विलेज में टूर किए उसने, अपने रिप्रेजेंटेटिव वो बनाता गया वहाँ पे। और फिर उसके बाद टू फॉर्म सेंट्रल ऑफ पेट्रियाटिक रिवॉल्ट, आप रिप्रेजेंटेटिव बनाता गया टू फॉर्म के वो तश्कील दे सेंटर्स ऑफ पेट्रियाटिक रिवॉल्ट। पेट्रियाटिक पेट्रियाट से है, मुहिब वतन को कहते हैं, रिवाल्ट कहते हैं बगावत को, रेबल को, ताकि हम मुहिब वतन पे मुश्तमिल जो बागी तैयार कर सकें, वो लोग तैयार कर सकें जो तुर्की के लिए अपनी जान दे सकते हैं, वो लोग तैयार कर सकें जो अपने मुल्क के लिए लड़ सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव सारे वो इसको रिपोर्ट करते जाएंगे। येट इवन द एनर्जी एंड पर्सनैलिटी ऑफ मुस्तफ़ा कमाल वुड नॉट हैव बीन सो इफेक्टिव। कहते हैं कि एनर्जी भी और मुस्तफ़ा कमाल की जो एफर्ट थी, जो उसने जितनी एनर्जी यूज़ कर रहा था एंड पर्सनैलिटी भी, उसकी एनर्जी भी और पर्सनैलिटी वुड नॉट हैव बीन सो इफेक्टिव, वो इतना इफेक्ट ना लेती, वो इतना असर ना डालती। मुस्तफ़ा कमाल जितनी एनर्जी सर्व कर रहा था, मुस्तफ़ा कमाल की खुद की पर्सनैलिटी भी इतना असर ना छोड़ती अगर हैड नॉट द न्यूज़ अराइव्ड, अगर ये खबर ना आती, अगर ये खबर ना आती तो मुस्तफ़ा कमाल की एनर्जी भी बेकार थी, अगर ये खबर ना आती तो मुस्तफ़ा कमाल की पर्सनैलिटी भी बेकार थी। क्या खबर ना आती? डैट द ग्रीक्स वार एडवांसिंग, के ग्रीक्स आए रोज बढ़ते आ रहे हैं, एडवांसिंग इंक्रीजिंग, एक के बाद दूसरे शहर में बढ़ते आ रहे हैं। जब तुर्की वालों ने सुना कि ग्रीक्स जो थे हमारे शहरों पे कब्जा करते आ रहे हैं, तब उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल की बातों पे गौर करना शुरू कर दिया। एवरीवेयर, हर तरफ, द लोकल टर्क्स, जितने भी लोकल तुर्की वाले थे, वोड, वो कहते हैं कसम खाने को, टेक ओथ, OATH, ओथ, कसम खाना। तो हर जगह पे तुर्की वालों ने कसम खाई। डैट क्या? डेथ वाज प्रेफरेबल, डेथ हमें मंजूर है, डेथ वाज एक्सेप्टेड टू रूल बाय ग्रीक्स, ग्रीक्स हम पे रूल करे, इससे बेहतर है कि हमें मौत आ जाए। ये बात उन्होंने हर जगह पे कसम खाना शुरू कर दी। मोर एवर, मजीद ये कि द एलाइज हु हैड मेड दीज प्लान्स, एलाइज जो इत्तेहादी फौजे जिन्होंने ये सारे प्लान, ये सारे मंसूबे बनाए थे, वर फार अवे, वो फार अवे, वो फॉरगेट थे, वो नज़रअंदाज किए हुए थे, वो भूले हुए थे। वाइल नियर एट हैंड, के उनके बिल्कुल पास, वाज एन अनडिसबैंडेड टर्किश आर्मी कार्प्स, वो इस बात से बेखबर है कि उनके पास अनडिसबैंडेड, डिसबैंडेड अनयूनाइटेड, जो मुतफिक ना हो, जो फिक्स ना हुआ, जो एक जगह पे ना ठहरा हो, तुर्की की आर्मी का एक फौजी दस्ता उनके पास ही मौजूद है। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके पास ही ये सारा रेजिस्टेंस प्लान तैयार किया जा रहा है, उनके पास ही ये सारी आर्मी तैयार की जा रही है, वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। दे आर बीकर के मुकाम पे, मैन केम क्राउडिंग बैक टू द रैंक्स, मैन जो आदमी थे, केम वापिस आए, क्राउडिंग क्राउड की सूरत में, हजूम की सूरत में, बैक टू द रैंक्स, रैंक्स सफ़ों में, मुस्तफ़ा कमाल की सफ़ों में, मुस्तफ़ा कमाल जो आर्मी बना रहा था उसकी सफ़ों में आदमी क्राउड की सूरत में वापस आना शुरू हुए। विद गन्स एंड इम्यूनेशन, जो आदमी वापस आ रहा था अपने साथ गन्स लेके आ रहा था, इम्यूनेशंस वेपन्स, हथियार, असले को लेके आ रहा था। रेडिड, जो उन्होंने रेड किया हुआ होता, जो उन्होंने अटैक करके स्टील किया हुआ होता, जो उन्होंने हमला करके चुराया हुआ होता था। रेडिड फ्रॉम द अलाइड आर्म्स डम्स, अब ये उन्होंने उठाया हुआ होता था, ये उन्होंने चोरी किया हुआ होता था। किस कहाँ से? अलाइड आर्म्स डम्स, आर्म्स हथियार के, डम्स कहते हैं हीप्स को। तो अलाइड फोर्सेस जो थी, जो इत्तेहादी फोर्सेस के जो आर्म्स डम्प थे, जो असले के डिपू थे, वहाँ से ये गन्स और असले को चोरी कर करके ये मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज की सफ़ों में दोबारा से शामिल होना शुरू हुए। और इन लोगों की तादाद जो थी ये क्राउड की सूरत में आना शुरू हो गया मुस्तफ़ा कमाल के पास। एज सुन एज महमद हर्ड ऑफ दीज एक्टिविटीज़, जैसे ही महमद ने इन एक्टिविटीज़ को सुना, जो एक्टिविटीज़ आपने यहाँ पे पढ़ी हैं सारी, जैसे महमद ने इन एक्टिविटीज़ को सुना, ही ऑर्डर्ड मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न, उसने मुस्तफ़ा कमाल को वापस आने का आर्डर दे दिया। द पेट्रियाट्स रिप्लाई, अब मुस्तफ़ा कमाल पेट्रियाट जो मुहिब वतन था,
रिप्लाई उसका जवाब वाज अ लॉन्ग पर्सनल टेलीग्राम, उसने ज़ाती तौर पे टेलीग्राम एक मैसेज दिया टू द बादशाह, बादशाह को उसने मैसेज किया अर्जिंग, अर्ज कहते हैं स्टिमुलेट करने को, प्रोवोक करने को, इनकरेज करने को, हौसला देने को। अब मुस्तफ़ा कमाल बादशाह को ये हौसला दे रहा है एज ए लीडर ऑफ हिज पीपल कि वो क्या करे, उसने उसे उकसाया एज ए लीडर ऑफ हिज पीपल कि हमारे लोगों के तुम लीडर हो, कम ओवर टू एनाटोलिया, क्या करो तुम एनाटोलिया की तरफ, बजाय मुझे इस्तंबुल में बुलाने के तुम एनाटोलिया की तरफ वापस आओ एंड हिमसेल्फ टेक द लीड, और तुम खुद क्या करो, तुम खुद आके लीड करो, तुम खुद आके रहनुमाई करो अगेंस्ट द ग्रीक्स, इन यूनानियों के खिलाफ हमें खुद आके एज ए रहनुमा के तौर पे हमें लीड करो, एंड ऑल द फॉरेन एनिमीज, जितने हमारे गैर मुल्की दुश्मन हैं इन सब के खिलाफ तुम यहाँ पे आके हमारे साथ तुम कोऑपरेट करो, हमें लीड करो। इट वुड बी महमद लास्ट चांस टू सेव हिमसेल्फ, उसने कहा महमद आपके पास लास्ट चांस है टू सेव हिमसेल्फ, खुद को भी महफूज करो, द थ्रोन ऑफ हिज फोर फादर्स, और अपने जो फोर फादर्स जो एंसेस्टर्स हैं, जो बाप दादा हैं, थ्रोन कहते हैं तख्त को, और अपने बाप दादा के तख्त को भी महफूज करो, एंड द टर्किश नेशन, और साथ साथ तुर्की की कौम को भी महफूज करो। बट महमद कंसेप्शन आइडिया, लेकिन महमद का जो आइडिया था ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट, सबसे बेहतर इंटरेस्ट, बेहतर दिलचस्पी, बेहतर ख्याल यही है ऑफ तुर्की के लिए वाज कोऑपरेशन विद द पावरफुल कनकरर्स, कि मैं कोऑपरेट करूं तो किसके साथ कोऑपरेट करूं, जो अभी पावरफुल है, और अभी पावरफुल ग्रीक्स वाले थे, अभी पावरफुल ब्रिटिश वाले थे, अभी पावरफुल अलाइड फोर्सेस थी। इसने क्या किया, इसका क्या कि सबसे मेरे बेस्ट प्लान यही है तुर्की के लिए मैं क्या करूं, अपने जो पावरफुल जो लोग हैं, जो पावरफुल फोर्सेस हैं, उनके साथ, पावरफुल कनकरर्स जो विनर्स हैं, उनके साथ मैं कोऑपरेट करूं इन दीज सर्कमस्टांसिस कंडीशंस, ऐसे हालात में, टू ओनली इमेजिनेबल रिप्लाई, इमेजिन जिसे हम थिंकेबल, जो सोचा जा सकता है, रिप्लाई उसका जवाब टू द मुस्तफ़ा कमाल्स इन्विटेशन, मुस्तफ़ा कमाल मैसेज का, उसका जो हम जवाब सोच सकते हैं, वाज अ पैरामेट्री कमांड, पैरामेट्री कहते हैं रॉयल, पैरामेट्री कहते हैं इम्पीरियस को, शाही, तहकमाना, IMPERIOUS, इम्पीरियस शाही, कमांड आर्डर हुक्म, उसने शाही हुक्म मुस्तफ़ा कमाल को दिया, बादशाह के तौर पे हुक्म दे रहा है, क्या दे रहा है हुक्म, द रेबल बागी मस्ट रिपोर्ट हिमसेल्फ इमीडिएटली, क्या करो, रिपोर्ट करो इमीडिएटली, फौरन से रिपोर्ट करो इस्तंबुल में आके। अब उसने मुस्तफ़ा कमाल को क्या है कि तुम रेबल बागी फौरन से आके इस्तंबुल में रिपोर्ट करो, बैक अलोंग द वायर, अब उसकी जो वायर मैसेज जो महमद की तरफ से रिसीव किया, बैक वापिस अलोंग, साथ ही वायर मैसेज उसने साथ ही वापस रिप्लाई किया, साथ ही वापस जवाब दिया, वेंट गया द मोस्ट मोमेंटस टेलीग्राम, द मोस्ट मेमोरेबल मैसेज, वो काबिले याद मैसेज उसने साथ ही रिप्लाई किया महमद की तरफ इन द हिस्ट्री ऑफ ओटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री में उसका ये मोमेंटस टेलीग्राम याद रखा गया है, उसका ये काबिले याद जो मैसेज था, जो उसने फ़ौरन रिप्लाई किया महमद को, वो क्या मैसेज था, आई शैल स्टे इन एनाटोलिया, मैं एनाटोलिया के अंदर ही स्टे करूँगा, अनटिल, जब तक द नेशन, जो मेरी कौम है, हैज़ वन, वो जीत जाती, इट्स इंडिपेंडेंस, इट्स फ्रीडम, जब तक मेरी कौम आज़ादी नहीं हासिल कर लेती तब तक मैं एनाटोलिया के अंदर ही स्टे करूँगा। अब ये उसने महमद की तरफ रिप्लाई किया। महमद फोर जो था, महमद फोर कुड सी नो अदर वे, अब मैं मुस्तफ़ा कमाल पे तो जोर चल नहीं सकता, उसकी तरफ जा नहीं सकता, आर्मी बना लिया उसने, पेट्रियाट्स इकट्ठे कर लिए हैं, हजूम इकट्ठा कर लिया है, जोक दर जोक लोग उसकी तरफ, उसकी आर्मी में उसकी तरफ शामिल होना शुरू हो गए हैं। तो महमद ने क्या किया, उसने कहा जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को कभी कभी टेढ़ा करना पड़ जाता है, मतलब अगर उसे सीधे हाथ से, अगर उसे ईमानदारी से जीता नहीं जाता, तो इसने मुस्तफ़ा कमाल को चालाकी के साथ जीतने की कोशिश की। क्या चालाकी है, पैराग्राफ में देखते हैं। महमद फोर, जो महमद उनका बादशाह था, कुड सी नो अदर वे, उसे और तो कोई रास्ता सूझा नहीं है, रीगेन द प्रोविंसेस ऑफ एनाटोलिया, एनाटोलिया के प्रोविंस को, सूबे को
वापस हासिल करने के लिए उसको कोई और तरीका तो नहीं सोचा फॉर द थ्रोन, तख्त के लिए, देन बाय सटल्टी। सटल्टी, कनिंग, क्लेवरनेस, CUNNING, कनिंग, क्लेवरनेस, चालाकी के साथ उसने तख्त को वापस, प्रोविंसेस जो थे, जो खो गया था, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल कब्जा करके बैठा हुआ था, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ये सारी एक्टिविटीज़ जो चला रहा था, उसने इन प्रोविंसेस को वापस करने के लिए और तो कोई तरीका उसे नहीं मिला, उसने क्लेवरनेस के साथ, उसने बड़ी चालाकी के लिए उसने चालाकी खेली विद अ सडन मूवमेंट। क्या चालाकी थी? फौरन से मूव किया, उसने हरकत की, सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट के साथ ही अनएक्सपेक्टेडली, फौरन से उसने पलटा खाया। क्या? अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्ट जिसकी आपने कभी उम्मीद ना की हो, अनएक्सपेक्टेडली प्रोक्लेम्ड, गैर मतवक्के तौर पे प्रोक्लेम्ड, उसने अनाउंस कर दिया, उसने ऐलान कर दिया, हिमसेल्फ, खुद, विलिंग टू समन अ गवर्नमेंट। क्या ऐलान करता है? कि मैं विलिंग, विलिंग कहते हैं मैं राजी हूँ, टू समन, टू कॉल अ गवर्नमेंट, कि मैं एक गवर्नमेंट बुलाने के लिए राजी हूँ, प्लीजिंग, जो हैप्पी करेगी, टू द नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट, जो पेट्रियाट्स हैं, वो पेट्रियाट्स जो मुस्तफ़ा कमाल ने इकट्ठे किए हुए हैं, ये पेट्रियाट्स आए, मेरी तरफ आए, इस्तांबुल में आए, और जो गवर्नमेंट आपने बनाई है, इस गवर्नमेंट को हम खुश करेंगे, टू अ नेशनलिस्ट, वो गवर्नमेंट प्लीज़ करेंगे हम, प्लीज़ एक तो मेहरबानी करना होता है, प्लीज़ खुश करने को भी आते हैं। अब ये गवर्नमेंट हम इसे खुश करेंगे जो गवर्नमेंट नेशनलिस्ट बना चुके हैं मुस्तफ़ा कमाल के अंडर, ये गवर्नमेंट इस्तांबुल में आए, जो ये चाहते हैं हम उनकी सारी बातें मानेंगे। द डेलीगेट्स, डेलीगेट्स इन एनाटोलिया, ये डेलीगेट्स जो पेट्रियाट्स थे एनाटोलिया के अंदर, जो मुस्तफ़ा कमाल के अंडर काम करते थे, द डेलीगेट्स इन एनाटोलिया, एनाटोलिया के अंदर जो डेलीगेट्स थे, जो पेट्रियाट्स थे, कुड ट्रांसफ़र दियर एक्टिविटीज़, उनको कह रहा है कि आप अपनी सारी सरगर्मियाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो इस्तांबुल, इस्तांबुल में, पुट मुस्तफ़ा कमाल आइडियाज़, मुस्तफ़ा कमाल के जितने ख्यालात हैं इन टू प्रैक्टिस, वो आप अमल में ला सकते हैं, एंड जेट नो लॉन्गर स्टैंड, और कोई भी स्टैंड नहीं होगा, कोई भी खड़ा नहीं होगा, इन ओपोजिशन, ओपोजिशन अगेंस्ट, आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा, टू द बादशाह, बादशाह के सामने। अब बादशाह आपके साथ है, बादशाह के सामने कोई आपके खिलाफ नहीं होगा। द शेडो ऑफ गॉड, जो आपके लिए ज़िल्ले लाई है, जो आपके लिए खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि ये हकीकत भी थी कि तकरीबन 600 से ज़्यादा साल जो थी सल्तनत उस्मानिया ये कायम रही थी। जो लोग थे बादशाह से बड़ा प्यार करते थे। बादशाह ने जब देखा कि मुस्तफ़ा कमाल की एक्टिविटीज़, ऊपर से ब्रिटिश का प्रेशर भी है, इसने क्लेवरनेस, बड़ी चालाकी के साथ उसने सारी बातें की, आप लोग आएँ, अपनी सारी एक्टिविटीज़ इस्तांबुल में शिफ्ट करें, जो कुछ आप चाहते हैं वैसा कुछ ही होगा, जो कुछ मुस्तफ़ा कमाल जितने भी आइडियाज़ आपको दिए हैं वो सारे आइडियाज़ आप प्रैक्टिकल जहाँ पे आके करें, कोई आपके खिलाफ नहीं होगा। और ये आपको बादशाह कह रहा है जो आपके लिए खुदा का दर्जा रखता है। द पेट्रियाट्स कुड सी हु कुड स्कैर्सली इमेजिन, स्कैर्सली हार्डली, अब वो पेट्रियाट्स जो मुस्तफ़ा कमाल के पेट्रियाट्स इकट्ठे किए हुए थे, स्कैर्सली हार्डली इमेजिन, वो तसव्वुर कर सकते थे, बामुश्किल तसव्वुर कर सकते थे, दियर स्टेट, अपनी सल्तनत का, अपनी रियासत का, विदाउट अ सुल्तान, कि हम सुल्तान के बगैर अपनी स्टेट चलाएंगे। तो ये सारे पेट्रियाट्स जो थे, जो सुल्तान की जितनी बातें की थी, सुल्तान की बातों में आके उन्होंने सुल्तान की जो कई भी बातों पे यकीन कर लिया, और सारी की सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने इस्तांबुल के साथ अंदर शिफ्ट करने की उन्होंने हामी भर ली। अब ये कुछ ये भी लाइन में भी कहा जा रहा है कि वो लोग स्कैर्सली बामुश्किल इमेजिन कर सकते थे कि हमारी स्टेट जो है वो सुल्तान के बगैर होगी। क्या किया? लेटर और सूनर, एज इट हैज, सूनर और लेटर, जल्दी या देर में, ग्रास्प्ड एट दीज प्रोमिसेस, ये सारे प्रोमिसेस जो सुल्तान ने उनके साथ किए, आप आए, आपकी मर्जी चलेगी, सुल्तान आपके साथ है, मुस्तफ़ा कमाल के सारे आइडियाज़ आप यहाँ पे आके ट्रांसफ़र करें। इन सारे प्रोमिसेस पे वो ग्रास्प्ड, ग्रिप्ड, एग्रीड, एक्सेप्टेड एट दीज प्रॉमिस, उन्होंने सारे प्रॉमिस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। इन सारे प्रॉमिस की वो बातों में आगे, उन सारे वादों के वो आगे ऑलमोस्ट ऑल, तकरीबन सारे, बट मुस्तफ़ा कमाल हिमसेल्फ, सारे के सारे इस प्रॉमिस पे वो डट गए, इन प्रॉमिस की बातों में आगे, इन वादों पे उन्होंने अपनी अटेंशंस कर ली, बट मुस्तफ़ा कमाल हिमसेल्फ, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल जो खुद था, हु फाट, फाइट से फाट है, हु फाट, बाकी सारे जो लोग थे, पेट्रियाट्स थे, वो
मेहमद की बातों में आ चुके थे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अकेला जो था फाइट से फाट है, वो लड़ता रहा था फॉर अ पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट के लिए इन एनाटोलिया, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एनाटोलिया के अंदर होनी चाहिए। बाकी सारे लोग मेहमद की बातों में आके वहाँ पे अपनी सारी एक्टिविटीज़ को शिफ्ट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अकेला जो था वो अपनी जो एनाटोलिया के अंदर पार्लियामेंट बनाने पे वो अकेला लड़ता रहा था। ही सुजेस्टेड, उसने तजवीज़ किया डैट के इट शुड सिट इन द अपलैंड टाउन ऑफ अनकरा, हमारी जो गवर्नमेंट है इट शुड सिट, इसे होना चाहिए सिट, इसे कायम होना चाहिए। इट शुड बी सिचुएटेड इन द अपलैंड टाउन ऑफ अनकरा, अपलैंड, हमारी जो जो गवर्नमेंट है ये अपलैंड ऊंची जगह पे होनी चाहिए अनकरा में, वेयर, जहाँ पे इट वुड बी सेंट्रली सिचुएटेड, यहाँ पे इसका मरकज होगा, ये कायम होगी, इसका मरकज हमारा अनकरा के ऊपर होगा, सेंट्रली सिचुएटेड, वेल प्रोटेक्टेड, वहाँ पे ये महफूज होगी। इस्तांबुल में हमारी गवर्नमेंट महफूज नहीं होगी, फ्री, आज़ाद होगी, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, एब्सोल्युटली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, फ्री होगी ऑफ द अलाइज। अलाइज इस्तांबुल में जाते तो हम फ्री, कंप्लीटली फ्री नहीं होंगे, लेकिन अगर एनकरा में हम अपनी एक्टिविटीज़ को शिफ्ट करते हैं तो ये एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट होगी, मुकम्मल तौर पे आज़ाद होगी ऑफ द अलाइज, अलाइज की पावर से, अलाइज की आंखों से, अलाइज की ताकत से ये आज़ाद होगी। इन थारोली, थारोली कंप्लीटली टर्किश टाउन, ये हमारा तुर्की का सूबा होगा, तुर्की की कौमों की ये सारी पहचान होगी, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, रिलेटेड, इसका रिलेट होगा, इसका रिलेशन होगा, इसका तल्लक होगा विद द हिस्ट्री ऑफ द टर्क्स, तुर्कों की हिस्ट्री के साथ, एंड दियर फोर फादर्स, और हमारे जो बाप दादा है इसका तल्लक उनकी तरह, उनके साथ होगा। तो हमारी गवर्नमेंट इस्तांबुल के बजाय किधर होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट अनकरा में होनी चाहिए, जो अपलैंड टाउन है, जो ऊंचा टाउन है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट भी होगी, आज़ाद भी होगी, ये हिफाजत में भी होगी, फ्री भी होगी, अलाइज का कंट्रोल भी नहीं होगा, और ये हमारी जो गवर्नमेंट है तुर्कों की हिस्ट्री के बारे में होगी, और तुर्कों की फोर फादर जो अबाउट है बस इनके बारे में होगी। हमें सेपरेट होना चाहिए, ना कि इस्तांबुल में एक्टिविटीज़ हमारी शिफ्ट करनी चाहिए। बट फॉर वंस, लेकिन एक बार ही वॉज डिफीटेड, उसे शिकस्त हुई, एंड मुस्तफ़ा कमाल लेफ्ट ऑलमोस्ट अलोन, और मुस्तफ़ा कमाल तकरीबन अकेला रह गया, अलोन अकेला रह गया। व्हेन ऑन द 19th of जनवरी, अब लोग मुस्तफ़ा कमाल की बातें सुनने के बजाय अपने बादशाह की बातों में आ गए, उन्होंने बहुत से लोग मुस्तफ़ा कमाल को छोड़ के बादशाह की तरफ चले गए, बादशाह के साथ इजलास के लिए, बादशाह के साथ मीटिंग के लिए वो चले गए। और 19th जनवरी 19 जनवरी 1920 को द नेशनल असम्बली, अब ये नेशनल असम्बली जो मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से जो पेट्रियाट्स जो बादशाह के साथ जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं, बादशाह के साथ जाके मीटिंग कर रहे हैं, उन पे मुश्तमिल एक नेशनल असम्बली जो थी असेंबल्ड गैदर्ड, ये इकट्ठी हुई इन द सिटी ऑफ सुल्तान, सुल्तान के शहर में ये असम्बली इकट्ठी हुई, एंड बिगैन, और इस असम्बली ने, इस मजलिस ने शुरू कर दिया द होपलेस टास्क, होपलेस बेबसी टास्क, उन्होंने वर्क, काम शुरू किया, ऑफ ट्राइंग, कोशिश करना शुरू की, टू वर्क अप रेजिस्टेंस, उन्होंने स्टार्ट करने का, उन्होंने रेजिस्ट करने का, उन्होंने हाउ टू स्टॉप अलाइड फोर्सेस, ये फोर्सेस को, इत्तेहादी फौजों को रोकने का उन्होंने प्लान जो बनाना था बादशाह के साथ मिलके, इस बेबस से जो काम था उन्होंने इसका आगाज़ किया, अंडर द वेरी आइज एंड गन्स ऑफ अलाइज, अंडर द वेरी आइज, आंखों के सामने, एंड गन्स, और गन के सामने, ऑफ अलाइज, अलाइज फोर्सेस की, इत्तेहादी फौजों की आंखों के सामने, इत्तेहादी फौजों की गन्स के सामने, बादशाह के साथ नेशनल असम्बली के तौर पे मिल के बैठ के उन्होंने रेजिस्टेंस प्लान के बारे में बात करना शुरू कर दी। यहाँ तक लेसन काफ़ी लेंथी हो चुका है, और मैंने आपको बताया, मैं आप इस सारे लेंथी को, आप इस सारे जो चैप्टर है, इस सारे जो हीरो है, आप इसको देखें तो काफ़ी लेंथी ये हीरो बनता है। मैं इस सारे हीरो को आपको मैं डिटेल के साथ करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ तक जो पार्ट 2 है, जितना आपको मैंने बताया, ये यहाँ तक पार्ट 2 आपको बताऊँगा, जहाँ तक आपको पढ़ा दिया। फिर इंशाल्लाह ताला मैं पार्ट 3 में आपको यहाँ से स्टार्ट करवाऊँगा, और जितना मुमकिन हो सका विद डिटेल आपको पूरा हीरो समझाने की कोशिश करूँगा। पार्ट 2 में, पार्ट 2 यहाँ तक एंड होता है, फिर इंशाल्लाह ताला मैं बाकी जो है
पार्ट 3 में जहाँ तक कंप्लीट कर सका इंशाल्लाह तब तक आपको मैं वहाँ पे कंप्लीट कराऊँगा। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।